बच्चों, हम लोग अब जो है क्लास 12 फिजिक्स के जो मानोनेत्र का चैप्टर है उसी में आगे 2 प्रकाशिक यंत्र 3 प्रकाशिक यंत्र और हैं। वो हैं खगोलीय दूरदर्शी और खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। हालांकि वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इन तीनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग जो है एक इसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शन कोण। दर्शन कोण। दर्शन कोण हम लोग पढ़ेंगे, और ये दर्शन कोण अंग्रेजी में इसको कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल इसको मिटा देते हैं साफ साफ। ये दर्शन कोण। दर्शन कोण और अंग्रेजी में कहते हैं विजुअल एंगल। दर्शन कोण का बड़ा महत्व है इन प्रकाशिक यंत्रों में, खगोलीय दूरदर्शी में, परावर्ती दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में बड़ा महत्व है। दर्शन कोण का मतलब हो गया देखने का कोण। ठीक, देखने का कोण, इसका मतलब किस कोण पर हम वस्तु को देख रहे हैं। तो इस चित्र में आकर देखिए, एक BA वस्तु है या AB वस्तु है, और ये आँख है, नेत्र है, ये लेंस है, और ये रेटिना है। ठीक, यहाँ से एक प्रकाश किरण तो अक्ष के हिसाब से चली जाती है, और एक प्रकाश किरण इससे शीर्ष से चली और इसके प्रकाशिक केंद्र से होते सीधे चली गई, और AB का प्रतिबिंब यहाँ AB बना। इतना बड़ा प्रतिबिंब है। अब दूसरी वस्तु क्या है? दूसरी वस्तु आँख से कुछ ज़्यादा नज़दीक है, अर्थात AB ज़्यादा दूर है और A' वो कुछ आँख के नज़दीक है। इससे भी एक प्रकाश किरण अक्ष के हिसाब से यहाँ से जाती है, और दूसरी किरण इसके शीर्ष से प्रकाशिक केंद्र सीधे वो चली गई, और प्रतिबिंब बन गया A', B'। अब इसमें देख रहे हैं कि AB प्रतिबिंब से A', B' प्रतिबिंब बड़ा है, और देख रहे हैं A', B' जो वस्तु है उसका आकार भी AB से बड़ा है। तो हम क्या निष्कर्ष पा रहे हैं? AB वस्तु ने अल्फा कोण बनाया है यहाँ आँख पर मुखअक्ष के साथ, और A', B' वस्तु ने यहाँ आँख के साथ बीटा कोण बनाया है। तो अल्फा से बीटा बड़ा है, अर्थात नज़दीक की वस्तु जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बना रही है। तो हम इस तरीके से ये पाते हैं कि वस्तुएं चाहे दोनों बराबर ही हों, लेकिन अगर दूर है वस्तु तो दर्शन कोण छोटा बना रही है। ये कोण अल्फा वाला दर्शन कोण यही है, ये छोटा बना रही है, और इसका प्रतिबिंब भी छोटा बन रहा है। और जो वस्तु नज़दीक है, भले इसके बराबर ही आकार है वस्तु का, लेकिन वो आँख के नज़दीक है, तो उसका दर्शन कोण बीटा बड़ा बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब भी बड़ा बन रहा है। कुल मिलाकर के हम लास्ट में निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर आँख पर दर्शन कोण बड़ा तो प्रतिबिंब उसका आँख पर बड़ा, अगर दर्शन कोण छोटा तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है। सारा खेल दर्शन कोण का है। अब सूर्य और चंद्रमा के लिए तुलना कर लो। सूर्य बहुत दूर है और बहुत बड़ा है चंद्रमा की तुलना में, लेकिन इतना ज़्यादा दूर है कि उसका दर्शन कोण छोटा बनता है, और हमको सूर्य जो है वो छोटा दिखाई देता है अपेक्षाकृत
चंद्रमा जो कि आकार में सूर्य से छोटा है लेकिन वो आंख के नजदीक पड़ता है, जितना दूर सूर्य है उतना दूर चंद्रमा नहीं है, तो उसका दर्शन कोण आंख पर बड़ा बनता है और ये दर्शन कोण बड़ा बनने के कारण उसका प्रतिबिंब हमको बड़ा बनता है। बहुत सीधी बात है, सूर्य का प्रतिबिंब हमको छोटा दिखाई देता है इसलिए उसका दर्शन कोण छोटा होता है। चंद्रमा का आकार हमको बड़ा दिखाई देता है इसलिए कि चंद्रमा द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बड़ा होता है। तो दर्शन कोण का ये मामला है। अब दूरदर्शी क्या करती है, यह जिस भी वस्तु को सूर्य चंद्रमा आदि को इसके द्वारा हम देखते हैं, ये दर्शन कोण बड़ा बना देती है, दर्शन कोण का मान बढ़ाती है। ठीक यही हाल सूक्ष्मदर्शी का भी है। बहुत छोटी वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी ऐसी क्रिया करेगी कि उसके द्वारा वस्तु का दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा और बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हमको बड़ी दिखाई देती हैं। तो ये दर्शन कोण हो गया। तो अब इसमें क्या हम लोग निष्कर्ष निकाले कि किसी वस्तु का आंख पर बना प्रतिबिंब दर्शन कोण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का आंख से बना प्रतिबिंब, आंख से बना प्रतिबिंब दर्शन कोण पर निर्भर करता है। ठीक, यदि दर्शन कोण बड़ा तब प्रतिबिंब बड़ा होता है। दर्शन कोण छोटा होने पर प्रतिबिंब छोटा होता है। ये निष्कर्ष निकला है। ठीक, अब एक पॉइंट और बचा है। दूर की वस्तुएं भले बड़ी हों वो दर्शन कोण छोटा बनाती हैं, जबकि नजदीक की वस्तु भले छोटी हो लेकिन वो दर्शन कोण बड़ा बनाती है। दूर की वस्तु भले बड़ी हो परंतु उससे दर्शन कोण छोटा बनता है, जबकि नजदीक की वस्तु भले छोटी
हो उससे दर्शन कोण बड़ा बनता है। और हम नहीं लिख रहे हैं दर्शन कोण जब छोटा बनेगा तो वस्तु छोटी दिखाई देगी, और दर्शन कोण जब बड़ा बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। ठीक, इस तरीके से दर्शन कोण का बड़ा महत्व इन प्रकाशिक यंत्रों में हो रहा है। हर जगह ऐसे होता है, जहां भी चाहे प्रकाशिक यंत्र हो चाहे ना हो, सीधे आंख से ही देखो तो जब दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जब दर्शन कोण छोटा बनेगा तो दर्शन कोण प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक, बड़ा कोण तो बड़ा प्रतिबिंब और छोटा कोण तो छोटा प्रतिबिंब। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यहां जो है अब क्या होता है कि दूरदर्शी जो होती है वो भी दर्शन कोण को बढ़ाती है, ये आगे बताया जाएगा। सूक्ष्मदर्शी जो है वो भी दर्शन कोण को बढ़ाती है और हम प्रतिबिंब बड़ा देखने को पा जाते हैं। अब जो है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। अब तक हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे, साधारण रूप से यही कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से आवर्धन हम लोग निकालते हैं, लेकिन इन प्रकाशिक यंत्रों में दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में जो ये आवर्धन क्षमता होती है ये दर्शन कोण से निकलती है। यहाँ वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। सीधे जो शुरुआत होती है, जो आवर्धन निकाला जाता है वो दर्शन कोण से निकाला जाता है। तो जैसे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, दो लंबाइयाँ ली जाती थीं, दोनों का बटा किया जाता था, अनुपात किया जाता था, वैसे यहाँ भी उन लंबाइयों के बदले दोनों दो दर्शन कोण लिए जाएंगे। ठीक, और जैसे वहां दोनों का बटा किया गया था वैसे यहां भी दोनों दर्शन कोणों का बटा किया जाएगा, अनुपात किया जाएगा। तो क्या होता है, प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण और सीधे आंख द्वारा बनाया गया या बना दर्शन, आंख द्वारा नहीं भाई, फिर से सुनिए, प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो लिख दिया जाए, किसी वस्तु का दर्शन कोण प्रकाशिक यंत्र
द्वारा तथा वस्तु द्वारा सीधे दर्शन कोण के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अरे भाई, हमने बता दिया कि जैसे लेंस के बारे में पढ़े थे इसके पहले के चैप्टरों में कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर आवर्धन क्षमता लेंस की, या आवर्धन कितना हुआ। ऐसे यहाँ प्रकाशिक यंत्र के लिए जब बात आएगी, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ जो आवर्धन क्षमता उनकी है, मैग्नीफाइंग पावर, वो दर्शन कोण के द्वारा तय की जाती है। और क्या है, किसी वस्तु का दर्शन कोण प्रकाशिक यंत्र द्वारा तथा वस्तु द्वारा सीधे दर्शन कोण के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। और इसे कैपिटल एम से यहाँ लिखा जाएगा, कैपिटल एम से। यंत्र द्वारा बनाया दर्शन कोण, यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण बटे सीधे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक। और ये कोण अल्फा बीटा अगर हूं, सीधे आंख पर बना कोण अल्फा हो प्रतिबिंब वस्तु द्वारा, और प्रकाशिक यंत्र की सहायता से बना दर्शन कोण बीटा हो, तो कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, दोनों कोण हैं। ठीक। तो यहाँ कोई इस तरीके से मात्रक सीधे नहीं कहा जाता है, आवर्धन केवल अंक में लिखा जाता है। तो ये दर्शन कोण हो गया और किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता हो गई। ठीक। अब जो है हम आ जाएंगे क्या, खगोलीय दूरदर्शी। अब जो है हम लोग खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाशिक यंत्र एक तो आँख है, इसके बाद एक खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, इसके बाद परावर्ती दूरदर्शी, इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 4 ये प्रकाशिक यंत्र तुम्हारे मतलब कोर्स में हैं, चारों पढ़ना है। तो चश्मा भी एक प्रकाशिक यंत्र है, ऐसा नहीं है, ये भी एक प्रकाशिक यंत्र है। खैर छोड़िए उस बात को। अब खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, इसको अपवर्ती क्यों कह रहे हैं? इसमें अपवर्तन की घटना होती है और इसी कारण इसको हम अपवर्ती, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय अपवर्ती
दूरदर्शी। ठीक। अब अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। अब इसके नाम पर आइए। देखिए, कोई भी हेडिंग होती है उसका नाम जो है उसके हेडिंग से पूरी तरीके से परिचित रहता है और ज़्यादातर चीज़ें उसी से हमको दिखाई देने लगती हैं कि इसमें क्या करना है, क्या कहेगा, क्या हम लोग हल करेंगे। खगोलीय माने होता है आकाशीय पिंड, आकाश से संबंधित। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब खगोलीय पिंड हैं, खगोल से संबंधित है। अपवर्ती माने इसमें अपवर्तन की घटना होगी, लेंस रहेगा। दूरदर्शी माने दूर की वस्तुओं को दिखाने वाला प्रकाशिकी यंत्र। सूर्य, चंद्रमा दूर की वस्तुएं मानी जाती हैं, तो इनको ये दिखाता, इसलिए कहा जाता है दूरदर्शी। इसका मतलब आकाशीय पिंडों को दिखाने वाला प्रकाशिकी यंत्र जिसमें अपवर्तन की घटना होती है। तो सीधे सीधे कहेंगे अब लिखने में कि यह आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रकाशिकी यंत्र, यह प्रकाशिक यंत्र आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऐसा है फिजिक्स में हम कितना भी हो, हम सब बातों को तथ्य के अनुसार रखते हैं। याद करने रटने का हमारे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। याद न करो, केवल बात को समझो, धीरे धीरे एक दूसरे से तथ्यों को जोड़ते जाओ। ठीक। तो हम लिखेंगे बहुत शार्ट में, अपने आप बढ़ा सकते हो। इसमें इतना कर सकते हो कि इसमें अपवर्तन की घटना होती है, इसमें अपवर्तन की घटना होती है, इतना खुद बढ़ा सकते हो। अब फिर इसकी क्या है संरचना, इसकी संरचना। कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है। कंस्ट्रक्शन ठीक। इसके बनने में, रचना में देखो, सबसे पहले चित्र में यहां एक लंबी नली है, उसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस, ठीक। और दूसरे सिरे पर इस नली में एक पतली नली लगी रहती है, उस पर छोटे द्वारक का छोटा लेंस होता है।
अब ये बड़ा क्यों हुआ? बड़ा इसलिए हुआ कि वस्तुएं दूर हैं, इसको वस्तुओं की ओर किया जाता है। इसका नाम अभिदृश्यक लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस। तो सूर्य, चंद्रमा या आकाशीय पिंड बहुत दूर होते हैं, उनसे आने वाले प्रकाश की पर्याप्त मात्रा इसमें आ जाए, इसलिए इसको हम बड़ा रखते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि दूर की वस्तुओं से अधिकाधिक प्रकाश हमारे लेंस पर आपतित हो, इसलिए इसको हम बड़ा रखते हैं। ठीक, आप समझ जाओगे कि दूर की वस्तुएं हैं तो वस्तुओं की ओर का जो लेंस है वो क्या होता है? बड़ा होता है। उसी की तुलना में फिर आँख की तरफ ये दूसरा लेंस होता है, तो ये क्या होता है? छोटा, और इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस। आँख की तरफ वाला, जिधर से हम खड़े होकर यहाँ देखेंगे, यहाँ की हमारी होगी, तो ये कहलाता है नेत्रिका लेंस। ठीक, तो एक नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस होता है। उस नली के दूसरे सिरे पर एक पतली नली होती है, उस नली पर छोटी फोकस दूरी वाला, छोटे द्वारक वाला एक दूसरा उत्तल लेंस होता है। इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये हमारी आँख की तरफ होता है, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब क्या होता है? नलियां दोनों लेंसों के अक्षों के अनुसार समायोजित होती हैं, या अक्षों पर ही होती हैं, ऐसा कह लो। ये नलियां बीचों बीच में दिखाई दे रही हैं, तो दोनों लेंसों के अक्ष इसी नली से होकर गुजरते हैं। नली और अक्ष दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। ठीक, अब फिर क्या हुआ? अब दृश्यक लेंस ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, तो इसकी फोकस दूरी एफओ से लिखी जाती है, और आई लेंस जो नेत्रिका लेंस है, इसकी फोकस दूरी एफ ई से लिखी जाती है, एफ ई और एफ ओ। ठीक, तो इस तरीके से ये संरचना हो गई। इस अदृश्यक लेंस के फोकस पर क्रॉस तार होते हैं। ठीक, तो ये हो गई इनकी संरचना। तो संरचना में क्या लिखा जाए? एक नली के सिरे पर एक नली के सिरे पर बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है, इसे अभिदृश्यक से अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक, इस नली के दूसरे सिरे पर पतली नली लगी होती है, जिस पर छोटा लेंस लगा होता है।
जिसे नेत्रिका कहते हैं। ठीक, यह नली बड़े लेंस की नली में खिसका कर लेंसों के बीच की दूरी बदली जाती है। ठीक हो गया। एक बात ये समझ लो, फिगर तुम्हारा सही बना रहेगा, उसी पर नंबर मिलता है। लिखने पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, कौन कितनी देर तक पढ़ेगी इसको, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर फिगर सही बना है लाइट के चैप्टरों में तो उसी पर सब नंबर मिल जाता है। इतना हो गया, संरचना में लिखवा दिया गया। ठीक है भाई, दो लेंस, छोटा और बड़ा लेंस। बड़े लेंस को अपदेशक लेंस और छोटे लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों नली पर लगे होते हैं, एक मोटी नली एक पतली नली। नलियों के भीतर दूसरे नली को खिसका कर इनके बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ये हुआ। अब इसके बाद क्या रहेगा? अब एडजस्टमेंट, समायोजन। समायोजन क्या है? समायोजन एडजस्टमेंट ठीक। इसमें क्या होता है, जब हम दूरदर्शी को लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि बड़े लेंस के फोकस पर क्रॉस तार सेट कर देते हैं, जिससे कि इसका प्रतिबिंब बने तो उसी क्रॉस तार पर बने। ठीक, इससे प्रतिबिंब बने तो क्रॉस तार पर प्रतिबिंब बने, सूर्य चंद्रमा आदि का, दूर की वस्तुओं का। और फिर क्या करते हैं, छोटे लेंस को इस तरह खिसकाते हैं कि उसको भी क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। ठीक, बस एडजस्टमेंट इतना हो गया। बस ये कहा जाएगा, सर्वसंग नेत्रिका को आगे पीछे करके खिसका क्रॉस तार फोकस कर लेते हैं। अब जिस दूरस्थ वस्तु को देखना होता है, अब दृश्यक लेंस वस्तु की ओर कर देते हैं। अब दंतोत्तक व्यवस्था से दृश्यक लेंस की क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब क्रॉस तार के बीच कोई लंबन न हो। इस स्थिति में नेत्रिका से देखने पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इतना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस को चाहे खिसका लो पहले और क्रॉस तार पर फोकस कर लो, और क्रॉस तार अब दृश्यक लेंस के फोकस पर पहले से रहता ही है। तो नेत्रिका को खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस
कर लेते हैं। अब जिस वस्तु को देखना होता है अदृश्यक लेंस उधर कर दिया जाता है। अविदृश्यक व क्रॉस अविदृश्यक से बने प्रतिबिंब व क्रॉस तार में लंबन समाप्त कर देते हैं। इस तरीके से ये हुआ तो समायोजन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, तब मिटा करके फिर करें। हाँ बच्चों, अब जो है हम लोग खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनने की क्रिया देखेंगे। यहाँ देखिए, खगोलीय दूरदर्शी है इसलिए आकाशीय पिंड को देखा जाएगा। आकाशीय पिंड हमारी दूरदर्शी से बहुत दूर होते हैं, अनंत पर माना जाता है कि ये हैं। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें दोनों ये आपस में समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं की गई हैं, बस इतने समझ लो। अब ये जब अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये जाके अविदृश्यक लेंस ओ जो है उसके फोकस पर काटती हैं और ये पहला प्रतिबिंब जो बना इस अविदृश्यक लेंस के द्वारा ये वास्तविक और उल्टा और फोकस पर बना। यह अविदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब पहला बनता है ये सदैव फोकस एफओ पर बनेगा, इसलिए इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर अनंत से आती हैं तो वो समांतर होती हैं और फोकस पर उनका प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर नहीं बनेगा तो फोकस तल पर बनेगा, फोकस तल पर। जब मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो फोकस पर ही बन जाता है, बहुत छोटा बनता है। और जब आपस में केवल समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं, तो प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता, उसी लेवल में, उसी सीध में बनता है। तो पहला प्रतिबिंब सदैव ऐसा बनेगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेंस के गुण से इसको हम जानते हैं। अब क्या करते हैं, नेत्रिका लेंस को हम लोग इस तरीके से समायोजित करते हैं कि नेत्रिका लेंस जो उत्तल लेंस है ये पहला प्रतिबिंब A1 B1 इसके फोकस के अंदर में आ जाए। देखो, छठवीं स्थित तमाम प्रकाशिक यंत्रों में बहुत काम करती है। दृष्टि दोष वाले में यही काम करती है, दूर दृष्टि दोष वाले में हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है चश्मे का लेंस
वो अपने क्या वस्तु को अपने फोकस के अंदर लेकर और पिछाड़ कर बनाता है, वही स्थिति यहाँ भी है। दूरदृष्टि दोष में जो उत्तल लेंस क्रिया करता है वही खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस भी क्रिया करता है। तो क्या होता है, ई को खिसका करके नेत्रिका को खिसका करके इस तरीके से करते हैं कि A1 B1 जो पहला प्रतिबिंब बना है अभिदृश्यक द्वारा वो इसके फोकस के अंदर में आ जाए और इस A1 B1 को ये नेत्रिका लेंस वस्तु मान लेता है और उसका प्रतिबिंब अपनी छठवीं स्थिति में क्या होता है, पिछाड़ के यहाँ बना देता है। ठीक, अब ये प्रतिबिंब बन गया A2 B2 और छठवीं स्थिति में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और बड़ा होता है। इस तरीके से A2 B2 ये अंतिम प्रतिबिंब बना, यही हम लोग देख लेते हैं और ये वस्तु का आकार बड़ा करके हमको दिखाता है। यहाँ एक बात ये होती है कि अब हमको आवर्धन निकालना होगा। ठीक, तो पहले हम प्रतिबिंब बनने की बात यहाँ इतना तय कर दें। तो प्रतिबिंब बनने में फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक, ये फॉर्मेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है भाई। फॉर्मेशन FORMATION, ये फॉर्मेशन। तो नंबर 1, अनंत पर पिंडों का प्रथम वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब FO पर अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनता है। ठीक, FO पर। दूसरा पॉइंट, नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस के अंदर हो। ठीक, तीसरा पॉइंट, अब नेत्रिका A1 B1 को वस्तु मान
कर अनंत व डी के बीच सीधा वास्तविक प्रतिबिंब A2 B2 बनाता है, यही अंतिम प्रतिबिंब होता है। ठीक, बस इतनी सी बात है। अंतिम प्रतिबिंब बन गया और यह आंख द्वारा क्या प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। अब प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। इसकी दो स्थितियां होती हैं। तो ए अनंत पर और बी डी पर इस तरीके से प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम लोगों को आवर्धन पढ़ना है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आवर्धन हमको अब पढ़ना है बच्चों। अब हम आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन के लिए बताया गया कि यहाँ दर्शन कोण से आवर्धन निकलेगा, खगोलीय दूरदर्शी का भी, सूक्ष्मदर्शी का भी, परावर्ती दूरदर्शी का भी। ये जो है हमेशा दर्शन कोण से निकलेगा। तो आवर्धन यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर सीधे बना कोण, सीधे बना दर्शन कोण, दर्शन कोण। ये परिभाषा पहले ही बताई गई है, वही फिर ले लेंगे। अब यहाँ एक काम है थोड़ा सा। जैसे अभिदृश्यक लेंस पर वस्तु द्वारा ये अल्फा कोण बना है, ठीक, सीधे
अल्फा कोण बना है। तो नेत्र के करीब है, इसलिए नेत्र पर ही ये कोण हम मान लेते हैं कि अल्फा कोण बना, नेत्र लेंस पर क्योंकि करीब है। तो ये अल्फा कोण अब दृश्यक लेंस द्वारा ठीक है बन रहा है, सीधे दर्शन कोण वस्तु द्वारा, तो इसको नेत्र के लिए दर्शन कोण मान लेंगे। इसी तरीके से अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा नेत्र पर बीटा कोण बन रहा है, तो इसको नेत्र पर हम बना दर्शन कोण बीटा मान लेंगे। तो यहां फिर क्या बना सूत्र, इसलिए यम बराबर क्या, बीटा बटे अल्फा। ठीक, तो इस तरीके से ये आवर्धन का एक पहला जो आइडिया है वो निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बराबर यहां त्रिभुज में ले लो, तो अल्फा बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार होता है तो A1 B1 बटे O A1, A1 B1 बटे O A1, A1 लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार, और इसको क्या कर सकते हैं, A1 B1 बटे क्या हो जाएगा, ये दूरी O A1 ये फोकस पर प्रतिबिंब बना है, इसलिए FO। अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO, समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार बीटा बराबर क्या हुआ, कोण यहां है A1 B1 बटे A1E, A1 B1 बटे A1E। अब ये A1 B1 ये तो है ही है, A1E क्या हुआ, ये बन गया इसके लिए वस्तु की दूरी, और UE का मतलब वस्तु की दूरी, वो भी नेत्रिका लेंस से, इसलिए यहाँ स्मॉल ई लिखा गया नेत्रिका लेंस के कारण। भाई दोनों के जो प्रतिबिंब बन रहे हैं या दूरियां हैं वो UBF, तो FO UO और BO, और नेत्रिका से बात करेंगे तो FE UE और BE। ठीक, और ये रहेगा माइनस, समीकरण 2। ठीक, अब इसलिए यम बराबर अल्फा बटे बीटा, तो अल्फा बटे बीटा बटे अल्फा, तो बीटा क्या हुआ, A1 B1 बटे माइनस UE बटे क्या यहां बना, A1 B1 बटे FO बराबर A1 B1 बटे माइनस UE, स्मॉल ई लिखा करो भाई, स्मॉल ई गुणे उलट दो, FO बटे A1 B1 ये कट गया, और बराबर क्या मिला, FO बटे माइनस UE बराबर कैपिटल M। ये व्यापक सूत्र हुआ, व्यापक सूत्र है। ठीक, अब क्या होगा, अब दो स्थितियां हैं, ये तो व्यापक सूत्र मिल गया हमको, दो स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की, तो अब उसको हम अलग से दोनों स्थितियां करेंगे। जैसे
स्पर्श प्रतिबिंब जो बना वो कैपिटल डी पर बना, स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी डी पर, और एक बनता है अनंत पर। ठीक, तो दोनों स्थितियों में अलग अलग आवर्धन अब निकाला जाएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, जगह कम है, का स्क्रीनशॉट ले लो। तो व्यापक सूत्र हम लिख दें, व्यापक सूत्र आवर्धन का क्या निकला? यम बराबर माइनस FO बटे UE। माइनस यहां वाला यहां रख दिया गया, बस इतना है। तो अब कंडीशन नंबर 1, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर नहीं अनंत पर, पहले देखो भाई, पहले अनंत वाली स्थिति आसान है, अनंत वाली कर ली है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब क्या होगा? FO इसका तो है, जो UE है, UE यह दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जब ये पहला प्रतिबिंब FO पर जो बन रहा है यही FE भी हो जाए, FE कहने मतलब कि FO और FE संपाती हों। पहला तो FO पर बनना ही है, और दूसरा प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 जो है इस तरीके से बने कि वो अनंत पर बने। तो अनंत पर बनेगा तो क्या होगा? A1 B1 इस FE के फोकस पर होगा, अर्थात FO और FE संपाती होंगे। तब FO व FE संपाती होंगे। ठीक, और तब क्या होगा? UE बराबर FE, इसलिए यम बराबर माइनस FO बटे FE। ये हो गया पहला सूत्र। दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 कैपिटल D पर बने, तब देखो थोड़ा सा इसमें प्रयोग आना है। अंतिम प्रतिबिंब चूंकि वही बना रहा है, नेत्रिका लेंस ही बना रहा है, इसलिए नेत्रिका लेंस के संबंध में अब सूत्र UBF जो लेंस का सूत्र होता है उसकी गणना करेंगे। तो इसमें क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब जब A2 B2 D पर बनेगा तब उसी नेत्रिका लेंस की गणना है, क्योंकि वो अंतिम प्रतिबिंब अकेले बना रहा है, इसलिए FO को इसमें न लाओ। ठीक, FO आ जाएगा गणना में, कहीं मान रखने में अलग बात है, लेकिन A2 B2 सीधे इसी नेत्रिका लेंस की छठवीं स्थिति के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसी से इसको हम हल करेंगे। तब क्या होगा? BE बराबर कैपिटल D। ठीक, इसलिए 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U से 1/FE बराबर, तो 1/B क्या हो जाएगा? पहली बात तो माइनस सब दूरियां इधर हैं, 1/FE
बी ई माइनस 1 बटा माइनस यू ई, माइनस यू ई। अब क्या हुआ, माइनस बी ई, ये क्या हो जाएगा डी, या 1 बटे एफ ई बराबर माइनस 1 बटे डी, और प्लस क्या हो गया 1 बटा यू ई, 1 बटा यू ई, ठीक, 1 बटा यू ई हो गया। अब 1 बटा यू ई एक तरफ रखो, क्योंकि यू ई देखो यहां है, गणना में अभी देखो, अब यहां से गणना है, यू ई बराबर माइनस 1 बटा डी उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 1 बटे कैपिटल डी प्लस 1 बटे एफ ई, ठीक। अब इसमें क्या किया जाए, एफओ का गुणा कर दें तो इससे मेल खा जाएगा एफओ से। अब फिर या एफओ बटे यू ई बराबर 1 बटे एफओ बटे कैपिटल डी प्लस एफओ बटे एफ ई। अब इसमें क्या किया जाए कि एफओ बटे एफ ई कॉमन ले लिया जाए, एफओ बटे एफ ई, फिर एक मान निकाला जाए, या अब एफओ बटे एफ ई कॉमन, ठीक। जब कॉमन लेंगे तो देखो अब ये गणना थोड़ी जटिल हो रही है, इसको हम सरलीकरण के द्वारा करेंगे, नहीं तो ये फिजिक्स से नहीं मतलब है यहाँ इतनी दूर, लेकिन गणना इसकी हो जाएगी जटिल। तो ये हमारा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 बटे एफ ई कॉमन लेंगे, 1 बटे एफ ई कॉमन लेने का मतलब कि वो एफ ई नीचे हो जाएगा, या एक बार हम फिर से लिख दें साफ साफ, 1 बटे एफ ई प्लस 1 बटे डी बराबर 1 बटा यू ई, ठीक। एफ ई कॉमन, या 1 बटे एफ ई कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस, और 1 बटे एफ ई कॉमन लेंगे तो जो कॉमन ली जाती है चीज उसी से भाग दिया जाता है, तो एफ ई से भाग देते तो 1 बटे डी में 1 बटे एफ ई बटे डी, तो 1 बटे क्या यहाँ 1 बचा, 1 बटे एफ ई से इसमें भाग दें, 1 बटे डी बटे 1 बटे एफ ई, ठीक। नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हो जाती है, बराबर 1 बटा यू ई, तो यहाँ क्या हुआ, या 1 बटा यू ई बराबर 1 बटा एफ ई, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस एफ ई बटे कैपिटल डी, ठीक। अब एफओ से गुणा कर दिया जाए, अब एफओ से गुणा, ठीक। तो क्या हो गया, एफओ बटे एफ ई बराबर एफओ बटे यू ई, भाई एफओ बटे यू ई बराबर एफओ बटे एफ ई और 1 प्लस एफ ई बटे डी। अब देखो एफओ बटे एफ ई
कि बराबर हम यम लिख सकते हैं, लेकिन यम बराबर होता है माइनस। ठीक, तो अगर हम यहाँ क्या लिख दें, माइनस, दोनों तरफ गुणा कर दें, तो माइनस एफ ओ बटे यू ई बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई और 1 प्लस एफ ई बटे कैपिटल डी। अब ये हो गया यम बराबर क्या, माइनस एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी। ये हो गया आवर्धन। अब एक चीज इसमें देखो, कहोगे सूत्र हमको याद नहीं होगा, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। व्यापक सूत्र हुआ यम बराबर माइनस एफ ओ बटे यू ई, व्यापक सूत्र हम याद रखें। ठीक, और जब अनंत पर बना तो यू ई क्या हो गया, एफ ई, तो माइनस एफ ओ बटे एफ ई, एक आवर्धन ये आ गया। अब दोबारा क्या है कि जो स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो उसमें आवर्धन माइनस एफ ओ बटे एफ ई, ये अनंत वाला तो आ ही रहा है सीधे, और इस लेंस का, नेत्रिका लेंस का अपना आवर्धन 1 प्लस एफ ई बटे डी है। स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी डी भी आ गई और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी भी। देखो बार बार हमने कैपिटल डी लिखा है, ये स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर वाली है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया, अनंत पर छोटा है और जब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनना है, इसका अलग से आवर्धन आके इसी में गुणा हो गया। देखो ब्रैकेट के बाद गुणा है दोनों में, 1 प्लस एफ ई बटे डी। इस तरीके से ये इसका आवर्धन हो गया। माइनस चिन्ह हम रखेंगे और कोई चिन्ह वहाँ हम नहीं रखेंगे, और माइनस चिन्ह ये बताता है कि क्या, अंतिम प्रतिबिंब पहली वस्तु जो है उसके सापेक्ष उल्टा बनता है, उसके सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक, तो अब इस पर न्यूमेरिकल बड़े आसान रहेंगे, न्यूमेरिकल में तो इसमें घबराओ नहीं। दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इनके न्यूमेरिकल में घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके न्यूमेरिकल इतनी आसानी से हम लगवा देंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जितना ही इसको कठिन आप लोग मानते हैं उतना ही सरल है। ठीक, इस तरीके से इसका पूरा काम हो गया।